नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर में आप देखने वालों को ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने साबिक़ चीफ जस्टिस को कौन से ओहदे की पेशकश की और इस ऑफ़र पर साबिक़ चीफ जस्टिस ने इमरान ख़ान को क्या जवाब दिया। इस बड़ी ख़बर की तफ़सीलात आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और फिर दूसरी ख़बर में आपको बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर दाखिला अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद किस तरीके से इमरान ख़ान की सियासी जड़ों को काट रहे हैं, किस तरीके से इमरान ख़ान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस ख़बर की तफ़सीलात पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन नाज़रीन, बातचीत का आगाज़ करेंगे आज की अपनी तीसरी ख़बर से और आपको बताएंगे कि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को धचका पहुंचाने वाली 3 ख़बरें कौन सी हैं। एक तो नाज़रीन, जो 25 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक जो है वो मुकदमे की समाअत की और एक हुक्मनामा भी अदालत की जानिब से जारी किया गया। और फिर 26 मई को जब हुकूमत की जानिब से इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर कार्रवाई की दरख्वास्त की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को ये तमाम जो मामला था, जो दरख्वास्तें थीं, उन्हें डिस्पोज़ ऑफ कर दिया। आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने उस केस का तफसीली तहरीरी फ़ैसला जारी किया है और इस फ़ैसले में नाज़रीन तमाम 5 जज साहबान ने, जो 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा थे, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ और सरकारी हुकाम के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। 4 जजेस का नाज़रीन ये कहना है कि फ़िलहाल तो कोई शवाहिद नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स आएंगी तो जायज़ा लेंगे और रिपोर्ट्स में अगर ठोस मवाद आया तो जो भी अदालती अहकामात की तौहीन के मुर्तकब हुए हैं उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। एक तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बुरी ख़बर। दूसरी जो नाज़रीन PTI के लिए बुरी ख़बर है, जो इमरान ख़ान दूसरा मुमकिना लॉन्ग मार्च करने वाले हैं और आज इस मामले के ऊपर उस दूसरे लॉन्ग मार्च की प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सेक्रेटरी जनरल असद उमर के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और वहाँ से PTI के लिए बुरी ख़बर ये आई है कि इस दरख्वास्त की काबिल समाअत होने पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगा दिए गए हैं। एक एतराज़ नाज़रीन दरख्वास्त पे ये लगाया गया है कि ये जो मामला है लॉन्ग मार्च करने का, एहतजाज करने का, इस केस को, इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी है। तो जो मामला एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो जाए, जिस नुक्ते पर एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट पैरामीटर असूल वाज़े कर दे, तो फिर दोबारा उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में एजिटेट नहीं किया जा सकता। दूसरा एतराज़ ये उठाया गया कि दरख्वास्त गुजार के पास, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास मुतबादिल फ़ोरम मौजूद था, मुतल्लिका फ़ोरम मौजूद था, लेकिन मुतबादिल फ़ोरम की दस्तयाबी के बावजूद ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। तो लिहाजा ये दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है, इसे सुप्रीम कोर्ट को इन्वोक नहीं करना चाहिए। ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। ये जो नाज़रीन एतराज़ात लगाए गए हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट के स्टार के नीचे पूरे उनके ऑफिस की हिरारकी है, उनकी जानिब से लगाए गए हैं। लेकिन आज हतमी जो फ़ैसला है उसके लिए ये मामला जो है, ये फ़ाइल जो है नोट बनाकर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भिजवा दी गई है। अब तमाम जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जवाद पॉल साहब पर हैं। वो ये फ़ैसला करेंगे कि आया कि ये जो एतराज़ात लगाए गए हैं, जो अमूमी तौर पर हर कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन पे लगाए जाते हैं, इन्हें कंडोन करना है और इस दरख्वास्त को रजिस्टर करना है, या फिर इन तमाम एतराज़ात को बरकरार रखते हुए खान साहब की इस दरख्वास्त को समाअत के बग़ैर ही डिसमिस कर देना है। तो कल इस मामले पर कोई बड़ी डेवलपमेंट हतमी तौर पे सामने आ सकती है, लेकिन आज की ये जो पार्शियल डेवलपमेंट है, ये भी खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अब तीसरी जो PTI के लिए बुरी खबर है, वो नाज़रीन राना सनाउल्लाह साहब ने सुनाई है। एक तो राना सनाउल्लाह साहब के लिए अपनी भी बुरी खबर है कि आज लाहौर की सेशन अदालत ने उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर के वकील हैं हैदर मजीद, उनकी जानिब से सेशन कोर्ट से रिव्यू किया गया और ये कहा गया कि लाहौर में लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की गई, वकला और PTI के कारकुनान पर तशद्दुद किया गया, पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही। तो अदालत जो है राना सनाउल्लाह, पुलिस ऑफिशियल और बाकी जो दीगर ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। अब अदालत ने, सेशन अदालत ने राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला
पुलिस ऑफिशियल और दीगर ज़िम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। अब नाज़रीन ये होगा कि ये जो फ़ैसला अदालत का है, मुतलका जो वकील हैं हैदर मजीद साहब ये फ़ैसला लेके मुतलका थाने के SHO के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे मुकदमा दर्ज करें, और फिर वो मुकदमा दर्ज करके इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और फिर क्या होगा मैं ज़्यादा इस पर कॉमेंट नहीं करूँगा। लेकिन बहरहाल जो आज की हमारी पहली ख़बर है कि खान साहब ने कौन से चीफ जस्टिस को बड़े ओहदे की पेशकश की और वहाँ से क्या जवाब मिला, इसकी तफसीलात तो बाद में शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो खान साहब की काबीना में वज़ीर दाखिला रहे, उससे पहले वज़ीर रेलवे रहे, और उसके साथ साथ ये दोनों वजारतें जब जब भी उनके पास थी वो वज़ीर इत्तलात व नशरियात का काम भी करते रहे, यानी हुकूमत की तर्जुमानी भी करते रहे। जहाँ पर कोई हुकूमती तर्जुमान मैसर नहीं होता था वहाँ पर वो हुकूमत की तर्जुमानी भी करते थे, जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी होती थी वहाँ पर भी हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करते थे। लेकिन अब नाज़रीन ये हुआ है कि खान साहब ने जो एक बयानिया बनाया है वो साइफ़र से मुतल्लिक़, गैर मुल्की ख़त से मुतल्लिक़, चाहे उस पर मेरा मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। खान साहब कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ गैर मुल्की साजिश हुई है, खान साहब कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश की है और यहाँ के मीर जाफ़र, मीर सादिक उसमें शामिल थे। हालांकि मेरा इस मामले के ऊपर मौक़िफ़ इस खान साहब के मौक़िफ़ के बरक्स है कि कोई साजिश नहीं, आइनी तरीके से खान साहब को हटाया गया है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, खान साहब खुद कहते रहे कि एहतजाज के ज़रिए मेरी हुकूमत को आप क्यों हटाना चाहते हैं, हटाना है तो आइनी रास्ता अख्तियार करें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएँ। सड़कों पे क्यों आप जो है बैठ के सड़कों को क्यों गर्म करते हैं, क्यों धरने देते हैं, क्यों एहतजाज करते हैं, तो पार्लियामेंट में आके मुकाबला करें। तो अपोजिशन ने उनके साथ पार्लियामेंट में मुकाबला किया, लेकिन हुआ क्या कि वो जो अपोजिशन से कहते थे कि आपके इस्तीफ़े नहीं आए, आपने तो इस्तीफ़े देने थे, यानी हुकूमत PDM के लोगों से कह रही थी कि आप तो कह रहे थे कि हम असम्बली से रिज़ाइन कर जाएंगे लेकिन आप इस्तीफ़े नहीं दे रहे। लेकिन वही अपोजिशन जब तहरीक अदम एतमाद लेके आई तो खान साहब के खिलाफ ना सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, तो खान साहब असम्बली से इस्तीफ़े दे के चले गए। यानी जिनसे इस्तीफ़े मांग रहे थे खान साहब अपना और अपनी पार्टी के अरकान कौमी असम्बली का इस्तीफ़ा उन्हीं को थमा के चले गए जिनके वो इस्तीफ़े मांग रहे थे। अच्छा चलें असल मकसद की तरफ आते हैं। बाखबर नाज़रीन ये है, ज़राए की जानिब से बताया गया है कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई और जो पंजाब का कानूनी मामला सामने आया, लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ा, ज़राए ने नाज़रीन और PTI के मुसद्दका लोगों की जानिब से ख़बर दी गई है। मैंने 2 से 3 लोगों के साथ बात की है तो बताया गया है कि इमरान खान साहब ने एक साबिक चीफ जस्टिस के साथ रब्ता किया, और ये रब्ता कैसे हुआ मैंने पूछा उस ज़रिए से जिसने मुझे ख़बर दी, लेकिन उसने कहा कि आपके लिए खबर ही काफ़ी है, ये छोड़ दें कि रब्ता कैसे हुआ। तो बताया गया कि रब्ता हुआ और ख़ान साहब ने उनसे ये कहा कि आप बड़े लीगल एक्यूमेन आपका है और बड़ी आपकी खिदमात भी हैं मुल्क के लिए, इंसाफ की फरहमी के लिए। ख़ान साहब ने उनसे कहा कि मुझे ये जो मामला चल रहे हैं इसमें मुझे आपकी कानूनी मुआवनत चाहिए। कानूनी मामलत इस हवाले से कि हमारे मुख्तलिफ जो है वो जो हमें इश्यूज़ का सामना है उसमें हमें कोई कंक्रीट जो है वो उस तरह की कानूनी मुआवनत नहीं मिल पा रही जिस तरह से मिलनी चाहिए। तो ये भी कहा गया, ज़रा ये बताते हैं खान साहब की जानिब से कि इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में जब भी हमारी हुकूमत आएगी तो आपको हम एक बड़े ओहदे से नवाजेंगे, बड़े मनसब के ऊपर अहम जिम्मेदारियाँ आपको सौंपेंगे। तो ज़रिए से मैंने पूछा कि ये खान साहब ने जो रब्ता हुआ तो किस ओहदे की पेशकश की, तो उन्होंने बताया कि इशारा दिया उन्होंने कि साबिक चीफ जस्टिस अगर होंगे, सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस होंगे, उनको अगर किसी ओहदे की पेशकश की जाएगी तो कोई छोटा मोटा ओहदा नहीं होगा, वो बड़ा ओहदा है, मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा है, और उनके इशारों से लगा कि ग़ालिबन सदर पाकिस्तान की बात की जा रही है। अच्छा यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि माजी में जब 2011, 12, 13 में सुप्रीम कोर्ट की जब रिपोर्टिंग का आगाज़ किया 2011 में, इफ्तिखार चौधरी साहब 2011, 12, 2013 तक जो है, अब 11, 12 क्या ये भी आपको बता दें कुछ और कन्फ्यूजन न पैदा हो जाए। 11 दिसंबर हो गए 2013 को साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए थे। तो उस वक्त भी ये बातें होती थी कि नून लीग को के हक़ में बहुत ज़्यादा फ़ैसले इफ्तिखार चौधरी साहब देते हैं, और ग़ालिबन ये कहा जाता था ज़राए की जानिब से जितने मुँह उतनी बातें होती थीं, तो ये कहा जाता था कि नून लीग ने इफ्तिखार चौधरी को रिटायरमेंट के बाद और अपने हुकूमत में आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद सदर पाकिस्तान बनाने की ऑफ़र की है। लेकिन हमने देखा कि नून लीग हुकूमत में आई लेकिन कोई उन्हें ओहदा नहीं दिया गया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को, बल्कि
افتخار چودھری صاحب نے اپنی سیاسی جماعت بنا لی۔ لیکن بہرحال اصل موضوع کی طرف آتے ہیں تو زرعی نے بتایا کہ عہدہ اگر ہوگا تو وہ صدر پاکستان کا ہو سکتا ہے، سابق چیف جسٹس کے لیے اس سے چھوٹا عہدہ وہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے ابھی جب خان صاحب نے قومی اسمبلی تحلیل کی تھی تو دیکھا تھا کہ سابق چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کو پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے نگران وزیر اعظم کے طور پہ نامینیٹ کیا گیا تھا۔ لیکن بہرحال زرعی نے بتایا کہ جب یہ رابطہ ہوا تو ان سابق چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو مجھ سے ہو سکا، جو مجھے مناسب لگا، میں آپ کی قانونی معاونت کر دوں گا، اور آپ کے پاس اپنے لیگل ٹیم بھی موجود ہے، تو مناسب یہ رہے گا کہ جو آپ کے سیاسی معاملات ہیں اس میں اگر آپ کو کسی قسم کی جو ہے وہ قانونی معاونت درکار ہے تو پہلے اپنے وکلاء کے ساتھ مشاورت کریں، اور بجائے اس کے کہ قانونی معاملات کو آپ سڑکوں پہ گھسیٹیں، آپ عدلیہ میں جائیں، آپ کو انصاف ملے گا، لیکن آپ کو عدلیہ کا ریگارڈ بھی کرنا پڑے گا، احترام بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ اگر عدلیہ کے اوپر سوالات اٹھائیں گے، سنگین سوالات اٹھائیں گے، تو پھر اس سے یہ میسج عدلیہ کے پاس یہ جائے گا کہ آپ عدلیہ کا احترام نہیں کرتے۔ تو یہ ناظرین ہمیں جو ہے وہ خبر ہمارے سورس کی جانب سے بتائی گئی۔ اب شیخ رشید صاحب کس طریقے سے منفرد انداز سے، اپنے انداز سے عمران خان صاحب کی سیاسی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، تو خان صاحب نے بیانیہ بنایا کہ ان کی حکومت کو امریکی سازش کے ذریعے ہٹایا گیا، اور اس میں امریکہ ملوث تھا، امریکہ کے سفارتی لوگ ملوث تھے، یہاں سے میر جعفر اس منصوبے میں، اس سازش میں شامل ہو گئے۔ تو خان صاحب کے بیانیہ غلط ہے، یہ سچ ہے اپنی جگہ پہ، لیکن خان صاحب کے اس بیانیے کو جو نقصان پہنچایا ہے ناظرین، وہ شیخ رشید صاحب نے پہنچایا ہے۔ اب شیخ رشید صاحب نے پہلے بھی ایک بیان دیا تھا، میں نے اس کو نظر انداز کیا، بھی چلیں ایک مرتبہ بات ہو گئی، سیاسی لوگ ہیں، منہ سے زبان پھسل جاتی ہے، منہ سے بات نکل جاتی ہے، چلیں درگزر کر دیں۔ لیکن دوسری مرتبہ اس بات کو شیخ رشید صاحب نے دہرایا ہے۔ اب شیخ صاحب یہ کہتے ہیں، اچھا تیسری جو بری خبر ہے جو رانا ثناء اللہ کا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، میری بات بیچ میں رہ گئی، کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہوا، لیکن پی ٹی آئی کے لیے بری خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے ناظرین، جس میں انہوں نے کہا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، کہ عمران خان کو وارننگ دی، اب لانگ مارچ کا انتظار نہیں کریں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ جس دن عمران خان لانگ مارچ کی تیاریاں شروع کریں گے اسی دن ان کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ فتنہ مارچ ہی نہیں بلکہ ان کی تیاری بھی جرم ہے، اور میری رائے میں فساد مارچ کی تیاری کو بھی روکنا چاہیے۔ تو یہ وارننگ جو ہے وہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے دے دی ہے کہ جیسے ہی تیاریوں کا یہ آغاز کریں گے، تاریخ کا اعلان کریں گے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر دیا جائے۔ اب شیخ رشید صاحب علی خبر پہ آتے ہیں، تو شیخ صاحب نے کچھ دن پہلے بھی بیان دیا کہ جب ایم کیو ایم اور باپ ہماری حکومت سے الگ ہو گئے، وفاقی کابینہ سے الگ ہو گئے، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ باپ کے جو باپ ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے، باپ کے جو باپ ہیں وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں۔ تو خان صاحب نے تو بیانیہ بنایا تھا کہ امریکی سازش ہوئی ہے، لیکن اب شیخ صاحب جن کے اپنے بیانات کی وجہ سے یہ جو لانگ مارچ ہوا اس میں رکاوٹیں فیس کرنا پڑی پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ شیخ رشید صاحب تھے جنہوں نے بیان دیا تھا کہ لانگ مارچ خونی ہوگا، اور اسی بیانات کو کوڈ کر کے یہ تمام رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اور پھر جو مسلح لوگ ساتھ آئے وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن حکومت نے خدشہ اسی سے لیا تھا جو شیخ رشید صاحب بیانات دے رہے تھے۔ اب شیخ صاحب کا یہ کہہ دینا کہ باپ جب الگ ہوا ہے تو پتہ چل گیا باپ ہمارے ساتھ نہیں تھا، تو باپ کا اشارہ جب بھی ہوتا ہے، خان صاحب بھی کہتے ہیں تو نیوٹرل کی طرف بات کرتے ہیں، تو دراصل نیوٹرل کا جو خان صاحب کا جو امریکی بیانیہ تھا اس پر جو ہے وہ چوٹ پہنچائی ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے، یعنی خان صاحب کا بیانیہ امریکی سازش ہوئی ہے، لیکن شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہمارے ساتھ نہیں تھا، نیوٹرل ہو چکا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کیا کرتے ہیں شیخ رشید صاحب کے، وہ تو ان کو فائدہ پہنچانے کے بجائے ان کے بیانات پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہ خبر بھی ہمارے تک پہنچی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے شیخ رشید صاحب نے وہاں پہ جانے کی کوشش کی، پہلے تو کنٹینر پہ نہیں چڑھنے دیا گیا شیخ رشید کو، جب 26 مئی کو لانگ مارچ یہاں پہ پہنچا تھا اسلام آباد میں تو وہاں پر بھی کنٹینر پہ نہیں چڑھنے دیا گیا، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پشاور میں بھی آنے سے شیخ رشید کو منع کر دیا گیا ہے۔ خان صاحب خاصے ناراض ہیں، اور غالباً یہی وجہ ہو سکتی ہے جو بیانات شیخ رشید صاحب دے رہے ہیں، لیکن الٹا ان کا سیاسی نقصان عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔